ये यूपी जीके की क्लास नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे पहला हम भूगर्भिक जिसमें हमारे सेल क्रम में देखे जाएंगे कितने कौन कौन से सेल क्रम की चट्टानें यूपी में उपस्थित हैं। दूसरे नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। तीसरे नंबर पर इसमें पढ़ेंगे हम नदियाँ और झीलें। और चौथे नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे झरने। ये आज की वीडियो का हमारा टारगेट है क्लास नंबर 3 का। अगर हम भूगर्भिक की बात करें हम तो ये हमारा यूपी जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अगर भूगर्भिक संरचना की बात करें हमारे यूपी की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें जो शैलें पाई जाती हैं 4 तरह की शैलें पाई जाती हैं। पहले हमारी क्वाटरनरी, दूसरी हमारी टर्शरी, तीसरी हमारी बुंदेलखंड, चौथी हमारी विंध्य। और क्वाटरनरी की बात करें हम ये भाबर और तराई क्षेत्र के जो है निर्माण हुआ है क्वाटरनरी क्षेत्र से हुआ है। टर्शरी की बात करेंगे इसमें हमारा शिवालिक रेंज जो है हमारी उसका निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड के पठार जो हैं बुंदेलखंड नील से हुए। और विंध्य क्रम विंध्यांचल जो है विंध्य उसका विंध्य शैल से निर्माण हुआ है। अगर बात करें क्वाटरनरी इसमें बलुआ पत्थर मिलता है, कंकड़ पत्थर मिलेगा, ठीक है। और टर्सरी में हमारा रेत कंकड़ वगैरह मिलते हैं। बुंदेलखंड में आपको लाल क्वार्ट्ज मिलेगा, फेल्सपार मिलेगा। इसमें विंध्य में चट्टानों में क्या मिलेगा, चूना पत्थर। और डोलोमाइट, ये चीज़ें इसमें मिलती हैं। चलिए डिटेल में बढ़ते हैं। भूगर्भीय संरचना की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया था जैसे कि भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। राज्य भूगर्भिक संरचना 4 प्रकार से बेशैल क्रम में विभाजित किया जाता है: क्वाटरनरी शैल, टर्शरी शैल, बुंदेलखंड नीस और विंध्य शैल समूह। अगर हम क्वाटरनरी समूह की बात करें कि राज्य में भाबर तरह के क्षेत्र का निर्माण क्वाटरनरी शैल समूह से हुआ है। इसमें मुख्यतः बलुआ पत्थर, कंकड़ और बालू आदि पाए जाते हैं। ये गंगा यमुना के मैदान का निर्माण की प्रक्रिया का प्लूटोसीन काल में हुआ है। यानी गंगा निर्माण के मैदान का निर्माण कब हुआ है, प्लूटोसीन काल में हुआ है। टर्शरी शैल क्रम की बात करेंगे हम, इसमें राज्य के उत्तरी भाग की अवस्थिति हिमालय पर्वत की श्रेणी का निर्माण टर्शरी काल में हुआ है। इसमें शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। इसमें रेत, कंकड़ पत्थर आदि पाए जाते हैं। बुंदेलखंड में बात करेंगे, ये सबसे पुरानी शैलें हैं। लाल अधोक्लेज फेल्सपार क्वार्ट्ज खनिजों से मिश्रण इसमें पाए जाते हैं। इन्हीं कठोर लाल चट्टानों के मध्य बलुआ पत्थर का प्रयोग
लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है जिसका प्रयोग कहाँ आगरा के किले में हुआ है। ठीक है। विंध्य शैल समूह की बात करेंगे। दक्षिण में अवस्थित पठारी विंध्य शैलों का निर्माण इसके द्वारा हुआ है। इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट खनिज आदि पाए जाते हैं। अगर भौतिक विभाजन की बात करेंगे तो भौतिक विभाजन जो 3 तरीके से हुआ है हमारा। ये हमारा यूपी का मैप है। ये, एक मिनट। ये हमारा भावर तराई क्षेत्र है। ये हमारा दक्षिण पठारी क्षेत्र है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये गंगा यमुना का मैदान है। यानी हमारे 3 प्रकार से भौतिक विभाजन हुआ है। पहला भावर क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदान, तीसरा दक्षिण पठारी क्षेत्र। चलिए थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला इसमें भावर का तराई क्षेत्र। भावर का तराई क्षेत्र में 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और हाँ तो भावर तराई को 2 में हो जाएगा, भावर एक तराई। भावर की बात करेंगे। भावर जो है सहारनपुर में इसकी चौड़ाई अधिक है, लगभग 30 किलोमीटर है। इधर 8 किलोमीटर है जाती कुछ, यानी सहारनपुर से कुशीनगर तक ही फैला हुआ है। ठीक है। अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें तो ये तराई क्षेत्र जो है हमारा पश्चिम में पतला है, आगे जाके इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। ठीक है ना। भावर क्षेत्र जो है हमारा शिवालिक के दक्षिण में फैली हुई सकरी पट्टी है। इसकी औसत चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। विस्तार उसका सहारनपुर से कुशीनगर तक है। निर्माण इसमें इसमें जो मिलती है कंकरीट पथरीली मिट्टी द्वारा हो इसका निर्माण हुआ है। कृषि यहाँ पर कृषि नहीं होती है, इतना आपको याद रखना है। नदियां एवं स्रोतों का जल भूमिगत होकर अदृश्य हो जाता है, यानी कि यहाँ पर पत्थर कंकड़ होते हैं, उसके नीचे जल प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। अगर इस क्षेत्र में नदियां जलोढ़ पंख व जलोढ़ शंकु जैसी आकृतियों का निर्माण करती हैं। जलोढ़ पंख जानते हैं, जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ से कोई जल जाएगा तो ये हो जाता है जलोढ़ पंख की तरह। एक पंख की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको जलोढ़ पंख कहते हैं हम। पूर्व से पश्चिम जाने पर भावर क्षेत्र की चौड़ाई कम होती है। मैंने वैसे ही बताया था, कुशीनगर में इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तराई क्षेत्र की बात करेंगे। भावर के दक्षिण में इसका विस्तार है। इस क्षेत्र में नदियां पुनः बाहर आ जाती हैं। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। तराई क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई बढ़ती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण दलदली मृदा पाई जाती है, इसलिए यहाँ क्षेत्र में मृदा के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तराई क्षेत्र में गन्ना व धान की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के समीर डुंडुआ कहा जाता है। ये याद रखने वाली 2 बातें हैं, 3 बातें यहाँ पर। ये भी याद रखें, इसकी पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर चौड़ाई बढ़ती है। देखिए भावर यहाँ से उत्तर प्रदेश में स्थित
शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के समीप डुडवा कहा जाता है। यहाँ तक बात। दूसरा हमारा क्या है, गंगा यमुना का मैदान। यह अत्यंत उपजाऊ मैदान है। यहाँ सभी रबी खरीफ की फसल उगाई जाती है। गंगा यमुना मैदान क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं। गंगा एवं गंगा सॉरी यमुना एवं गंडक नदियां इस विशाल मैदान में प्रवेश की क्रम से पश्चिम से पूर्व की ओर सीमा निर्धारित करती हैं। यह मैदानी गंगा व उसकी सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कांप मिट्टी, कीचड़, बालू द्वारा निर्मित अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। यानी ये सभी नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, गंडक। बांगर क्षेत्र यह उच्चतम क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए पुरानी कांप मृदा यहाँ जमा रहता है। बांगर क्षेत्रों की पुरानी मृदा का क्या नाम? कांप मृदा। खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। खादर क्षेत्र नदी के पास वाला क्षेत्र होता है। इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा से होता है। इसे कछारी मृदा भी हम कहते हैं। इस क्षेत्र की नदियां बीहड़ के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे यमुना और चंबल। बीहड़ों का निर्माण अवनालिका अपर्दन से होता है। यमुना और चंबल नदिया के किनारे बीहड़ों का निर्माण हुआ है। सबसे ज्यादा इटावा मिलते हैं इसके। भारत में मृदा का अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल घाटी है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये वाला बांगर खादर क्षेत्र। दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बाद बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। यानी कि ये हमारा क्या था, उत्तर प्रदेश का लगभग नक्शा है। यानी ये वाला क्षेत्र क्या है, दक्षिण पठारी क्षेत्र है। ये गंगा यमुना का मैदान है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, तराई व भावर का क्षेत्र। बुंदेलखंड दक्षिण पठारी क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। इसे नीच चट्टानों से बना हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 300। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पर सोनकर व कैमूर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। याद रखना, यहाँ पर सोनकर और कैमूर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। प्रमुख फसल ज्वार व चना, यानी यहाँ पर मोटी फसल की जाती है। यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाने की घास का नाम चिलास है। बुंदेलखंड के पठार के उत्तरी सीमा पर यमुना व गंगा की नदियों एवं दक्षिणी भाग पर विंध्य पर्वत की श्रेणियां उपस्थित हैं। दक्षिणी पठारी क्षेत्र के पूर्वी सीमा का निर्धारण केन नदी द्वारा किया जाता है। केन नदी कहाँ जाती है अभी दिखाते हैं आपको। दक्षिण पठारी क्षेत्र का पश्चिमी सीमा का निर्धारण बेतवा, यानी पश्चिमी सीमा का निर्धारण बेतवा नदी द्वारा किया जाए। पूर्वी सीमा का केन नदी है। यानी पूर्वी सीमा किससे बनेगी हमारी? केन नदी से। और पश्चिमी सीमा किससे बनेगी? बेतवा। दक्षिण की बात कर रहे हैं हम, ना कि यूपी की, ठीक है। चित्रकूट जिले की कार्बी तहसील में विंध्य श्रेणी पर्वत पाया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर यूपी की जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु हमारी में जो डाटा लिया जाता है, ये 32 वर्ष का औसत डाटा लिया जाता है। अगर इसकी बात करेंगे हम, जलवायु की बात करेंगे यूपी की हम, तो वो जो है हमारी उष्ण
कटबंधी है। कहीं कहीं समशीतोष्ण भी है। ठीक है। बताया जलवायु में पिछले 32 साल का औसत डाटा डाटा लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख ऋतुएं जो है ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु जो होती है मार्च से लेकर जून तक होती है। प्रदेश का औसत तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम तापमान जो 21 डिग्री से 23 डिग्री तक होता है गर्मियों में। उच्चतम बिंदु जो होता है वो यानी उच्चतम तापमान जो होता है जून में होता है। सर्वाधिक औसत तापमान सबसे ज़्यादा तापमान जो होता है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, जो प्रमुखतः बांदा में होता है। सर्वाधिक गर्मी आगरा एवं झांसी में पड़ती है। न्यूनतम गर्मी बरेली में पड़ती है। अत्यंत गर्म एवं शुष्क पश्चिमी हवाएं जो चलती हैं उनको लू कहा जाता है। अगर शीत ऋतु की बात करेंगे, जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडा होता है जिला। जनवरी तथा फरवरी महीने में भूमध्य सागर से उत्पन्न होने के कारण उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा होती है जो 10 सेंटीमीटर लग होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, जो भूमध्य सागर में बनता है पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान क्षेत्र में तापमान सबसे कम रहता है। वर्षा ऋतु की बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। यह पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवेश करता है और इसे पूर्वी भी कहा जाता है, पूर्वी मानसून कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा जो होती है जुलाई से अगस्त माह में होती है। सर्वाधिक वर्षा स्थान क्या है हमारा, गोरखपुर है। न्यूनतम वर्षा वाला हमारा मथुरा है जहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। संपूर्ण वर्षा का जो 80 से 83% वर्षा है वो वर्षा ऋतु में ही होती है। उत्तर प्रदेश में औसत वर्षा जो है 95 सेंटीमीटर होती है। तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तराई क्षेत्र हमारा। पश्चिमी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ये पूछा गया पॉइंट है। फिर उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा घटेगी और उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो वर्षा घटेगी। उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करेंगे तो 9 भाग में विभाजित है, लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा प्रमुख जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 3 हैं। अब उत्तर प्रदेश की नदियों की बात कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं हमारी 3 प्रकार से बहती हैं। पहली जो हिमालय से निकलती हैं, दूसरी जो हमारी मैदानी भाग से निकलती हैं, तीसरी जो प्रायद्वीपीय पठार से प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। गंगा जो है, यमुना है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। राप्ती भी है। मैदानी क्षेत्र में 3 नदियां हैं, तीन नदियां हैं, गोमती, वरुणा और सई नदी। हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं गंगा, यमुना, शारदा जिसका दूसरा नाम काली है नदी है, घाघरा जिसका दूसरा नाम सरयू, गंडक, राप्ती। मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां
गोमती, वरुणा, सई। प्राकृतिक पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, रिहंद। इसमें मुख्य नदियां गंगा की हैं, जबकि अन्य प्रत्यक्ष परोक्ष गंगा की सहायक नदियां हैं। उपरोक्त अधिकांश नदियों का मिलन बिंदु उत्तर प्रदेश में है। केवल 3 ही नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, जैसे घाघरा, गंडक, सोन। यानी 3 ही नदियां बाहर मिलती हैं, घाघरा, गंडक, सोन। गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। भागीरथी के नाम से ये प्रवाहित होती है। गंगा नदी का भागीरथी, सुरसी, पद्मा के नाम से भी जानते हैं। यह पवित्र नदी है। ये मुक्तिदायिनी, प्राणदायिनी गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग में इसे अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है। संयुक्त धारा में गंगा नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा किससे मिलती है? भागीरथी से मिलती है। गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। नदी का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश में है। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं है। गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं हमारी गंगा, दाएं बाएं समझिए। गंगा यूं बह रही है, नदी इस दिशा में जा रही है। अगर इधर से मिलेगी तो ये कहेगा दायां तट, और इधर से मिलेगा तो ये कहेगा बायां तट। बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, यानी इधर से मिलेगी। अगर इधर मुंह चल रहा है तो अगर ऐसे बह रही है नदी तो इधर हो जाएगा दायां और इधर हो जाएगा बायां। तो गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना, टोंस, सोन, कर्मनाशा। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं हमारी रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई थी? IIT कानपुर में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है तथा बलिया से बाहर निकल जाती है। गंगा नदी प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी के दाएं तट पर प्रयागराज, कानपुर, हरिद्वार स्थित हैं। बाएं तट पर बनारसी स्थित है। गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक का वायरस मिलता है, जिससे गंगा का पानी खराब नहीं होता है। गंगा बैराज जो गंगा नदी पर है उसको बिजनौर बैराज बिजनौर में, नरौरा बैराज बुलंदशहर में, लवकुश बैराज कानपुर में। ये तीनों पेयजल परियोजना है। गंगा नदी एक्शन प्लान की शुरुआत 1885 में राजीव गांधी द्वारा की गई थी। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1885 में किया गया। 1886 में उत्तर प्रदेश में गंगा को हल्दिया से इलाहाबाद का राष्ट्रीयकरण तक मार्ग तक जोड़ दिया, यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक जो जोड़ा गया उसको वाटर मार्ग वन कहा जाता है। वाटरवे वन। विठुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। 2014 में गंगा नदी को नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई। गंगा नदी की सहायक नदियां हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। अब इसमें बात करेंगे कौन सी नदी कौन से स्थान पर मिलती है। यमुना प्रयागराज में मिलती है। रामगंगा कन्नौज में मिलती है। गोमती गाजीपुर में गंगा में मिलती है। टोंस नदी सिरसा, ये भी प्रयागराज में पड़ता है, गंगा में मिल जाती है। घाघरा छपरा में मिलती है। गंडक पटना में मिलती है। सोन बिहार में गंगा में जाकर मिलती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं ज़्यादातर। यमुना की हम बात करेंगे। उद्गम स्थल बंदरपूछ है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसे सूर्यपुत्री, गंभीर, कालिंदी भी कहते हैं।
यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रवेश करने के बाद हरियाणा से सीमा बनाते हुए 19 जिलों में बहकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ताजमहल जो है आगरा का किला जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं हमारी हिंडन और आसन। हिंडन जो मिलती है हमारी मोबना थल में मिलती है। मोबना थल, नोएडा। मथुरा में गोकुल बैराज बनाया गया है, एक पेयजल परियोजना है। पूछा भी गया था मथुरा में जो गोकुल बैराज है वो कौन सी नदी पर है और कैसी परियोजना है। यमुना की सहायक नदियां कौन से स्थान पर मिलती हैं, उनकी बात करेंगे। चंबल नदी इटावा में मिलती है, सिंध जालौन में मिलती है, बेतवा हमीरपुर में मिलती है, केन बांदा में मिलती है, हिंडन नोएडा में मिलती है। रामगंगा नदी की बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा टोली में इसका उद्गम होता है। यह कन्नौज यूपी में गंगा से मिलती है। यह उत्तर प्रदेश के कालागढ़ बिजनौर से प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी को है। इस नदी पर कालागढ़ बांध बना हुआ है। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। भारत में कुल सोने का 1% जो मिलता है वो रामगंगा नदी में मिल जाता है सोना। शारदा नदी, इसे काली नदी कहते हैं या गौरी गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम कुमाऊं हिमालय में होता है। यह नदी पीलीभीत नेपाल की सीमा निर्धारण करती है। शारदा नदी तथा घाघरा नदी बहराम घाट से मिलती हैं। काली गंगा गौरी गंगा को मिलाकर हम शारदा नदी कहते हैं। घाघरा नदी तिब्बत के पठार से मामचुंगो हिमनद से इसका उद्गम होता है। पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी क्षेत्रों में से घाघरा कहा जाता है। इसकी एक शाखा सरयू कहते हैं। सरयू नदी के तट पर अयोध्या उपस्थित है। सहायक नदी जो है इसकी शिखा, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती। घाघरा नदी लखीमपुर व बहराइच से सीमा बनाती है। राप्ती नदी के अन्य नाम है अचिरावती, जिसका प्राचीन नाम है ऐरावती, इरावती आदि इसके नाम शामिल हैं। यह बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जिले में बहती हुई बहराइच के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 640 से 650 किलोमीटर है। इसे गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल रोमकूट है। सहायक नदी जो है इसकी रोहिणी, बूढ़ी गंडक, गंडक नदी है। हिंडन नदी, हिंडन नदी का उद्गम सहारनपुर के शिवालिक पर्वत से हरी नंदी पर्वत जो है वहां से हुआ है। नोएडा में यमुना में मिल जाती है। मोहाना यमुना नदी में मिल जाती है। गंगा नदी के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां जो है हमारी गोमती गंगा है, इसका उद्गम जो होता है पीलीभीत की फुलहर झील से होता है। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो सई नदी है जो हरदोई से निकलती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण गोमती नदी के जैविक आपदा घोषित किया गया है। ये बात याद रखने वाली है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है जो लखनऊ में गोमती नदी पर चल रही है। इस नदी का विशिष्ट ऋषि की पुत्री के नाम पर इसको जाना जाता है। इस नदी का जो नाम है वो वशिष्ठ ऋषि के नाम पर रखा गया, पुत्री के नाम पर रखा गया है।
वरुणा नदी, इसका उद्गम भदोही से हुआ है। वाराणसी में गंगा में मिल जाती है। इसका प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियां है। चंबल नदी, इसका उद्गम जनपाप पहाड़ी मऊ में एमपी में हुआ है। ये बीहड़ों का निर्माण करती है। इटावा में मुर्दरगंज में यमुना मिल जाती है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है इटावा में? यही है। सहायक नदी, इसकी जो सहायक नदी है पार्वती है, बनास है। चंबल पर राणा प्रताप सागर, जवाब सागर, गांधी सागर आदि बांध बनाए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। सिंध नदी एमपी के मालवा के पठार से निकलती है। जन्मपुर यानी जालौन और औरैया के पास यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी उद्गम विंध्याचल पर्वत, रायसीना पहाड़ी से इसका होता है। इसकी लगभग लंबाई 590 है। इस पर परीक्षा डैम भी बना है। इसका प्राचीन नाम बेत्रवती नदी है। हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती, यमुना इसमें सॉरी बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है हमीरपुर के पास। इस पर माता टीला डैम बना हुआ है जो झांसी में है। राजघाट बांध ललितपुर में, सुकमा डुकमा झांसी में बने हैं। केन नदी, इसकी लंबाई लगभग 427 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में 308 किलोमीटर है। इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से हुआ है। इसे कर्णवती भी कहते हैं। भजो यानी बांदा में जाके यमुना में मिल जाती है। यानी बांदा स्थान का नाम है और मिलती किसमें है? यमुना में। इस नदी में सजर नामक विश्व प्रसिद्ध पत्थर पाया जाता है। केन सिंध बेतवा परियोजना 2005 में शुरू हुई है। सोन नदी, ये अमरकंटक के शेषाकुंड से निकलती है। यह एमपी में आकर उत्तर प्रदेश के दो जिलों में प्रवाहित होती है, सोनभद्र और मिर्जापुर में बहते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है तथा पटना एवं गंगा में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियां हैं इसकी गोपा, त्रियंत, कन्हार। तमसा नदी कैमूर के तमसा कुंड से उद्गम होता है, इसलिए इसका नाम भी तमसा नदी पड़ा है। टॉस नदी भी कहा जाता है। इसकी लगभग लंबाई 225 किलोमीटर है। इलाहाबाद के सिरसा में गंगा में मिल जाती है। इस पर 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात भी अवस्थित है। इसकी सहायक ऊंचाई इसकी सहायक नदियां जो है हमारी बेलन है। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। गंगा नदी के तट पर कानपुर, बनारस, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर, कालंकार, मिजीपुर, गाजीपुर, सिरसा, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, अनूपशहर, फतेहगढ़। गोमती नदी लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, मिश्रिक, लखीमपुर खीरी। राप्ती नदी गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। यमुना नदी मथुरा, आगरा, इटावा, कल्पी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर, बागपुर। रामगंगा नदी के तट पर बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई। सरयू नदी अयोध्या और बहराइच। हिंडन नदी के तट तट पर जो है सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। सई नदी प्रतापगढ़, रायबरेली। सोन नदी सोनभद्र, बेतवा, ललितपुर। कर्मनाशा और मगई नदी की सहायक नदी है।
यानी कर्मनाशा और मगई नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। कुकरेल नदी गोमती नदी की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे जो जिले प्रभावित हैं जब बाढ़ से वो 40 हैं, और क्षेत्रफल की बात करेंगे 73.06 क्षेत्रफल हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर जो हमारा किससे प्रभावित है, बाढ़ से प्रभावित है। वर्तमान में बात करेंगे रामसर साइट, जो हमारे पास यूपी में 10 रामसर साइट है, ये दूसरे स्थान पर है। ऊपरी गंगा नदी सबसे पहली थी इसमें शामिल, फिर नवाबगंज पश्चिम बिहार, पार्वती गंगा पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार, सई नवर झील, सूर सरोवर, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, इन सभी के स्थिति कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात कर रहे हैं, जैसे रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल कहाँ पर है, गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल कई बार पूछा गया है। बखीरा, खीरा कहाँ मिलेगा, खीरा कौन खाता है व्रत में, संत जी खाते हैं, संत कबीर नगर। करेला और ऐतेजा, करेला कड़वा होता है, ऐतेजा भी मान लो कड़वा ही मान लो, तो ये लखनऊ, लखनऊ की मीठी बोली है। मीठे का अपोजिट क्या होता है, कड़वा। तो करेला और ऐतेजा कहाँ मिलेगा, लखनऊ। नवाबगंज झील और कुद्रा समुद्रा उन्नाव में मिलेंगे। बड़ा ताल इम्पोर्टेंट है सभी। बड़ा ताल शाहजहाँपुर में। पयाग झील बहराइच में। पार्वती अरंगा गोंडा में। जिरोंगो तिरसी झील, टाडा दरी झील, टाडा पूछा गया है, कहाँ पर है, मिर्जापुर में। भोंगे ताल और बसई ताल कहाँ है, रायबरेली में। लिलुर झील या लिलोर झील कहाँ है, बरेली में। थिथुरा झील और मोरई ताल कहाँ है, फतेहपुर में। बेटी अजगरा और नुइया झील प्रतापगढ़ में है। सुरहा ताल बलिया में है। गौर झील रामपुर में है। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है। राम ताल मेरठ में है। कीमत ताल आगरा में है। शेखा झील अलीगढ़ में है। इसको राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया में है ये। गोविंदबंधपल्लम सागर जो कृत्रिम डैम झील है वो सोनभद्र में है। अलवारा झील कौशाम्बी है जो विदेशी पक्षियों के लिए फेमस है। औंधी ताल बनारस में है। राजा का बांध और लौड़ी या भोजपुर का ताल सुल्तानपुर में है। दरवाना झील फैजाबाद में है। बाल हाहापारा कानपुर में है। लक्ष्मी ताल बरुआ और स्नेह झांसी में है। सागर ताल बदायूं में है। मदन सागर महोबा में है। पेंगली फुलहर या गोमत ताल पीलीभीत में, जिससे कौन सी गोमती नदी निकलती है। दहर झील भिजवा झील हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। भाखा झील या सरसई इटावा में है। सीता कुंड दार्शनिक स्थल या दार्शनिक कुंड या मिश्रिक या चक्रकुंडी ये कहाँ सीतापुर में है। भरत कुंड अयोध्या में है। राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद कुंड मानसी गंगा भी पूछा गया है, गोवर्धन मथुरा में है। कोकला कुंड कृष्ण कुंड कोकलावन मथुरा में है। नौ झील भी मथुरा में है। मोती झील कानपुर में है। चित्तौरा झील बहराइच में है। बेला सागर महोबा में। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। कीथम झील आगरा के कीथम रिजर्व फॉरेस्ट के पाई जा सकती है। इसमें प्रवासी 106 हैं, यानी यहाँ पे 106 प्रकार के पक्षी यहाँ पर रहते हैं। गोविंद पंत सागर जो है रेहन जलाशय जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोरखपुर के पास रामगढ़ ताल झील वार्षिक रामगढ़ ताल झील महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाव दौड़ और कई अन्य जल क्रियाएं की जाती हैं। जयसमंद झील, जिसे शाही समंद झील भी कहा जाता है, जो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाई गई थी, यह आगरा के ऐतिहासिक शहर के पास स्थित है। बरेली में मोती झील है, जो नौका विहार, मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। झांसी में बरुआ सागर झील अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है।
इटावा में स्थित सरसईनावर झील अपने गुलाबी कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जो मानसून के मौसम में खिलते हैं। झांसी में स्थित रानी झील झील 1857 भारतीय विद्रोह के समय झांसी की रानी लक्ष्मी द्वारा निर्मित की गई थी। समसुर पक्षी अभयारण्य जो है झील रायबरेली में स्थित है, पक्षी देखने के लिए लोकप्रिय गंतव्य स्थल है। सीतापुर में स्थित सिंधौलिया झील में तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जो जलीय पौधों की मिट्टी के एक अद्वितीय संयोग द्वारा बनाए गए हैं। जैसे मणिपुर में झील है। कौन सी झील है बताएंगे आप? अब बात करेंगे झरने, नदी, स्थान। राजदरी देवदरी कौन सी नदी पे स्थित है? चंद्रप्रभा नदी पे, चंदौली जिले में है। लखनिया दरी कौन सी नदी पर? लखनिया नदी पे, मिर्जापुर में। सिंधाना दरी लखनिया नदी पर है, मिर्जापुर में। बिंदु सावनी दरी छोटी सोन नदी पर है, मिर्जापुर में स्थित है। तुरहाना झरना सोनभद्र में है। मुचलिंदा झरना सोनभद्र में है। रेणुकूट दरी सोनभद्र में, रेहन नदी पर है। खुटीरा झरना सोनभद्र नदी पर है। देख, यमुना नदी यहाँ से बॉर्डर बनाते हुए जा रही है, अलीगढ़ से भी बॉर्डर बनाते हुए, मथुरा से प्रवेश करते हुए यमुना यहाँ से सीधे प्रयागराज, और चंबल नदी यहाँ से मिलेगी इसमें। बेतवा ये गई, ठीक। सिंध यहाँ से है, यहाँ से। ऐसे ही गंगा नदी आ रही है यहाँ से, यहाँ से होते हुए ये गंडक है यहाँ पर। ये राप्ती नदी है। ये घाघरा नदी है। ये गोमती नदी है। ये रामगंगा नदी है। यहीं से फुलर झील से निकलती है ये